हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर मान, आज एक नई वीडियो के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, एनजी ट्यूब जिसको हम बोलते हैं, जहाँ राइल्स ट्यूब भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा कि राइल्स ट्यूब क्या है, उसको कैसे पेशेंट को डाला जाता है, उसका काम क्या है, उससे क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट एंड ऑन द बेल आइकन बटन, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे ही मैं रोज़ नई वीडियो डालता रहूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है राइल्स ट्यूब, जहाँ कुछ लोग एनजी ट्यूब बोलते हैं उसको, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, वो होती क्या है। जो राइल्स ट्यूब है वो एक पाइप होती है बेसिकली, जो पेशेंट बेड रिडन हैं, जहाँ मुंह से पेशेंट खाना नहीं खा सकते हैं, तो उनको लिक्विड फॉर्म में फीड देने के लिए, पेशेंट का न्यूट्रिशन बनाए रखने के लिए तो एनजी ट्यूब डाली जाती है। एनजी ट्यूब बेसिकली जैसे ये देख रहे हो मेरे पास आप, इसको राइल्स ट्यूब बोलते हैं। इसमें साइज़ चार्ट होता है, ठीक है। जैसे ये ग्रीन कलर है, कलर कोडिंग भी होती है इसमें। तो जैसे ये ग्रीन कलर है, ये 14 नंबर है, 14 नंबर है, और ये ऑरेंज कलर है तो ये 16 नंबर है। मोस्टली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है वो 14 और 16 नंबर है। बाकी आती इसमें 12 नंबर भी है, 10 भी है, 8 भी है, 6 नंबर भी आती है। वो जब पीडिया में बच्चों में डालने के लिए तो होती है, वो छोटी ट्यूब्स होती हैं। 18 नंबर तक की ट्यूब भी आती है, जो बड़ी ट्यूब, थोड़ा सा साइज़ उसका बड़ा होता है। सबसे जो छोटा साइज़ है वो जैसे जैसे नंबर कम होता जाएगा साइज़ छोटा होता जाएगा, जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाते हैं तो साइज़ बड़ा होता जाता है। तो इसको बोलते हैं राइल्स ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। तो इसको डालने का जो मेथड है, मान लो यदि तो पेशेंट अनकॉन्शियस है, बेड रिडन पेशेंट है, तो उसकी नेक को हल्का सा फ्लेक्स करना है, ठीक है। और देन जब इसको इंसर्ट करना है प्रॉपर, आपको जो सामान है जो चाहिए होता है साथ में, एक ये जो प्रोसीजर है ये एक डॉक्टर या एक नर्स करते हैं। तो इस प्रोसीजर को करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत होती है, जिन चीज़ों की, जैसे आपको एक स्टाइल ग्लव चाहिए होते हैं लुब्रिकेशन के लिए, एक जेली, जहाँ लुब्रिकेशन के लिए कुछ और भी ले सकते हैं। मोस्ट लाइकली सभी लोग जेली यूज़ करते हैं, जेलोकेन जेली, तो वो होती है। एक सिरिंज होती है, और साथ में जो आपको डॉक्टर के साथ गले में, जैसे ये मैंने स्टेथो पहन रखा है, उसको चेक करने के लिए एक स्टेथोस्कोप चाहिए होते हैं, है ना। तो जब पेशेंट लेटा हुआ है तो उसकी नेक को हल्का सा फ्लेक्स करके ट्यूब की जो आगे की टिप है तो उसको लुब्रिकेशन के साथ पूरा पूरा गीला किया जाता है, लुब्रिकेट किया जाता है कि पेशेंट को नोज़ के थ्रू उसके जाना है कि उसको कोई इंजर ना हो सके। तो जेलोकेन जेली लगाने का पर्पज़ यही होता है कि एक तो वो लोकल एनेस्थीसिया है, लोकल एनेस्थेटिक है, तो उससे सुन्न हो जाता है पेशेंट को, पेन भी फील नहीं होता और हमें लुब्रिकेशन भी अच्छी मिल जाती है। तो नोज़ के थ्रू होता हुआ हमारे यहाँ अंदर से जो हमारा इसोफेगस है उसके थ्रू होता हुआ हमारे पेट तक वो ट्यूब चली जाती है। तो इसकी डालने से पहले इसकी मेज़रमेंट की जाती है। तो मेज़रमेंट की फ़ोटो मैंने वीडियो में डाल दी है, वो आप लोग देख सकते हो कि कैसे मेज़रमेंट इसको किया जाता है। तो देन ट्यूब डालने के बाद जब पता चल जाता है कि यहाँ तक हमने पॉइंट होते हैं 55, 60, 50, जहाँ तक हमने मेज़रमेंट उसकी की है वहाँ तक ट्यूब हमारी चली गई है, तो डालने के बाद उसको चेक करना होता है कि ट्यूब प्रॉपर सही जगह पे जहाँ हमने डाली है वो वहाँ पे चली गई है या नहीं गई है। तो सबसे पहले तो उसको एस्पिरेशन सिरिंज के साथ
जैसे हम नेगेटिव प्रेशर जिसको हम बोलते हैं, तो एक सिरिंज के साथ उसको एस्पिरेशन किया जाता है, तो जो पेट में जो भी हमारे स्टमक में कुछ भी जो होगा तो वो ट्यूब से एस्पिरेशन होकर सिरिंज में आ जाएगा। और सेकंड जो मेथड है, तो यदि मान लो पेशेंट ने कुछ लिया नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसके एस्पिरेशन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो सिरिंज में 5 ml की सिरिंज लेके उसमें खाली एयर फिल की जाती है सिरिंज में, तो राइल्स ट्यूब के आगे कनेक्ट करके सिरिंज को और स्टैथो से एयर को उसमें पुश किया जाता है, और स्टैथो के साथ डॉक्टर या नर्स वो उसके पेट पे स्टैथो लगा के तो चेक करते हैं कि उनको फील होता है, वहाँ पे एक आवाज़ आती है, साउंड आता है, तो एयर का साउंड आता है स्टमक में कि वो ट्यूब प्रॉपर स्टमक में उसके पेट में चली गई है, तो हमें फिर उससे पता चल जाता है कि ट्यूब सही जगह पर है। तो ये तो हो गया उसका डालने का मेथड और ट्यूब चेक करने का मेथड। और उसके काम क्या है, उसमें मरीज़ को फीड देने के काम आती है। ये जो एनजी ट्यूब है हमारी, इसमें 2 तरह की फीड होती है, एक तो लिक्विड फॉर्म में फीड, एक पाउडर फॉर्म में फीड होती है। तो डिपेंड ऑन पेशेंट टू पेशेंट के वो पेशेंट को कौन सी फीड चाहिए। कुछ वो पेशेंट के लिए स्पेशल फीड होती है, जैसे रीनल फीड, डायबिटिक फीड, अदर फीड्स, बहुत सारी फीड्स होती हैं। तो डिपेंड करता है कि पेशेंट को किस फीड की नीड है। यदि पाउडर फॉर्म में है तो उसको पहले रेडी करना पड़ता है, वो नर्स रेडी करती है प्रॉपर तरीके से, उसको रेडी करके उसको घोल के बनाया जाता है। तो जो लिक्विड फॉर्म में ऑलरेडी आती है, तो जैसे कोई भी दाल का पानी हो गया, जूस हो गया, जहाँ पेशेंट को मेडिसिन भी उससे हम देते हैं मरीज़ को, तो मेडिसिन देनी है तो क्रश करके उसमें दे सकते हैं। जो भी लिक्विड फॉर्म में फीड जो भी देना है उसको उसमें लिक्विड फॉर्म में ही देना होता है, तो क्योंकि ट्यूब के जो रास्ते जाएगा वो लिक्विड फॉर्म में ही जाएगा। तो देनी कितनी है फीड वो डिसाइड करता है डॉक्टर कि पेशेंट की कितनी नीड है और कितना पेशेंट को डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो डॉक्टर डिसाइड करता है कि मरीज़ को 2 आवरली फीड की ज़रूरत है या 3 आवरली ज़रूरत है या 4 आवरली ज़रूरत है। तो अकॉर्डिंग टू नीड उसी तरह से फिर डॉक्टर डिसाइड करता है और मरीज़ को फीड दी जाती है कि कौन कौन सी फीड देनी चाहिए। उसमें डाइटिशियन का भी रोल रहता है कि उसको कौन सी हाई प्रोटीन डाइट चाहिए या उसको लो प्रोटीन डाइट चाहिए, या कौन सी जो फीड चाहिए वो डाइटिशियन के साथ एक वो चार्ट बनाया जाता है और वो उसमें प्रॉपर उसको बता देते हैं कि कौन सी फीड चाहिए, उसी तरह से उसकी फीड को रेडी किया जाता है। तो फीड देने से पहले मान लो जब पेशेंट को आप एक बार फीड दे चुके हो, देन उसके बाद जब उसकी नेक्स्ट टर्न है उसको फीड देना है, तो उसमें पहले सबसे पहले चेक करना होता है एस्पिरेशन करके कि उसमें जो बैक है वो फीड कितनी वापस आ रही है और कितना पेशेंट को डाइजेस्ट हो गया है। यदि तो उसमें एस्पिरेशन 50 ml से ज़्यादा आता है, 40-50 ml तक आता है, तो पेशेंट को फीड है जो उसकी होल्ड कर देनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट को जो मान लो हमने 200 ml फीड दी है उसको डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो फिर हम उसको आगे की फीड होल्ड करते हैं, नहीं दे सकते क्योंकि उसका डाइजेशन नहीं हुआ है। तो हम देंगे तो पेशेंट वॉमिट कर देगा या एस्पिरेशन उसमें एस्पिरेट करने के चांसेस होते हैं कि पेशेंट के ट्रेकिया में चला जाता है, तो फिर और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाती है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही एनजी ट्यूब के थ्रू फीड देते हैं, ठीक है, तो एस्पिरेशन ज़रूर करना चाहिए। और देन जब फीड हमने दे दी पेशेंट को, मान लो फिर उसको नीड है, कोई एस्पिरेशन नहीं है, पेशेंट को फीड दे दी, उसके बाद ऊपर से ट्यूब को क्लियर रखने के लिए कि ट्यूब ब्लॉक ना हो, तो उसको उसमें 5 ml या 10 ml साथ में वाटर देना चाहिए पेशेंट को कि ट्यूब है जो उसकी साफ रहे, क्लियर रहे। तो जब भी फीड देनी है तो उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं कि ट्यूब का जो ऊपर का हिस्सा है जहाँ आपने सिरिंज कनेक्ट करनी है, जो मैंने फ़ोटो डाल दी है आप देख लेना, तो जहाँ से सिरिंज कनेक्ट हुई है वहाँ से उसको बेंड करना होता है पहले कि उसके अंदर एयर ना जाए, ठीक है। तो उसके अंदर एयर ना जाए उसको बेंड करना होता है, फिर सिरिंज को फिल करना होता है, देन
उसको जो हमने उसको किंक किया है, मोड़ा हुआ है, उसको छोड़ दिया जाता है और धीरे धीरे उसमें से फीड पेशेंट को चली जाती है। और जितनी फीड हमने देनी है 100 ml, 50 ml, 200 ml डिपेंड करता है, तो वो पेशेंट को उतनी हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं उसमें, जो प्रिकॉशंस हैं बस यही चीज़ें हैं कुछ ध्यान रखने वाली उसमें, कि जब मरीज़ को एस्पिरेशन हो रही है तो ट्यूब के थ्रू, तो फिर फीड को होल्ड करना चाहिए। ठीक है, और कोई एक्स्ट्रा फीड नहीं देनी चाहिए पेशेंट को। ऐसे वो डिसाइड डॉक्टर ही करते हैं कि कितनी फीड देनी है। उसका जो प्रॉपर फीड का जो चार्ट है उसका डाइट का, वो सारा डाइटिशियन के साथ बैठ के बनाया जाता है। तो ये चीज़ें आप यदि पेशेंट जिनके हॉस्पिटल में हैं वहाँ पे तो ऑलरेडी प्रॉपर तरीके से नर्सेस फीड को देती हैं, उनको पता होता है सारा कुछ। जिनके मरीज़ घर पे हैं तो वो लोगों को इस चीज़ से सीखने में बहुत सारी हेल्प मिलेगी मेरी वीडियो से। तो आप लोग भी घर पे भी, वैसे तो जब पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है ऑन एनजी ट्यूब, तो वहाँ से जो नर्सिस लोग होते हैं वो पेशेंट के रिलेटिव्स को सिखाकर ही भेजते हैं कि एनजी फीड कैसे देनी है। तो फिर भी आपको किसी चीज़ में कोई डाउट रहता है तो आप यहाँ, जैसे मैंने वीडियो डाली है तो मेरी वीडियो से भी आप सीख सकते हो तो कि एनजी फीड कैसे दी जाती है। तो इसका जो चेंज करने का जो होता है, इसको 10 to 15 डेज़, आफ्टर 15 डेज़ एनजी ट्यूब को हम चेंज करना होता है। यदि तो वैसे तो कुछ लोग तो इसको 1 मंथ तक भी चला लेते हैं, बट मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि 15 से 20 दिन के बाद इसको चेंज कर देना चाहिए। तो उसमें नहीं तो थोड़ा सा ट्यूब जैसे गंदी हो जाती है, वो तो सोर्स ऑफ एक इन्फेक्शन तो बनता ही है, तो उससे इन्फेक्शन तो पेशेंट को हो ही सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती है। तो उसको चेंज करते रहना चाहिए। बाकी जब भी पेशेंट को फीड दी है देन उसके बाद कोई पेशेंट की फिजियोथेरेपी नहीं करनी चाहिए, उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो फीड देने से पहले आप पेशेंट को जो भी कोई थेरेपी, फिजियोथेरेपी या कुछ कराना चाहते हैं वो पहले करा सकते हैं। आफ्टर फीड नहीं करना है, कोई चेस्ट फिजियो नहीं करनी है, नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, इसमें बताने वाले तो और बहुत सारे पॉइंट हैं बट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो कुछ शॉर्ट में करके मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, आपको सीखने को भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आज की वीडियो जहाँ से समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं, तो एंड में फिर प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट एंड ऑन द बेल आइकन बटन, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।